तो चलिए आइए चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे। हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे, ठीक है, और बायोलॉजी में हम एंटीजन के बारे में जानेंगे, ठीक है। एंटीजन के बारे में देखिए, कह रहा है कि एंटीजन यानी प्रतिजन, इसको बोलते हैं प्रतिजन बोलते हैं, ठीक है, एंटीजन को। जो भी हानिकारक या फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में आते हैं उसे एंटीजन कहते हैं, यानी कोई भी जो बाहर से पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करता है उसे हम एंटीजन कहते हैं, ठीक है। प्रतिरक्षा और एंटीबॉडी, देखिए एंटीबॉडी, जो भी एंटीजन हमारे बॉडी में आते हैं तो उससे फाइट करने के लिए हमारी बॉडी एक प्रोटीन बनाती है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक है। यानी जो भी एंटीजन हमारे बॉडी में आती है उससे फाइट करने के लिए बॉडी क्या करती है, प्रोटीन बनाती है जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। एग्जाम्पल में कोरोना, निपा और जिका, ये क्या है, ये एंटीजन के उदाहरण है, ठीक है। यानी कोरोना वायरस जो है हमारा एक तरह से एंटीजन कहलाता है, निपा भी क्या होता है, एंटीजन, और जिका क्या होता है, एंटीजन, ठीक है। एंटीबॉडी आरबीसी के कौन से पार्ट से बनता है, तो ये बनता है लिम्फोसाइट से, ठीक है। एंटीबॉडी जो है आरबीसी के कौन से पार्ट से बनता है, लिम्फोसाइट से बनता है। टीका लगाने का मुख्य एम, लक्ष्य क्या होता है, ये मेमोरी सेल को विकसित करता है, मेमोरी सेल को विकसित करता है। टीका लगाने का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, मेमोरी सेल को विकसित करना होता है, ठीक है, मेमोरी सेल को विकसित करना होता है। फिर आते हैं वैक्सीन यानी टीका। पहला वैक्सीन स्मॉल पॉक्स चेचक का डिस्कवर हुआ था, इसे डिस्कवर किया था एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था, ठीक है। यानी पहला वैक्सीन स्मॉल पॉक्स चेचक का डिस्कवर हुआ था जो एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर को टीकाकरण का जनक या फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहते हैं। एडवर्ड जेनर को टीकाकरण का जनक या फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहते हैं। मेमोरी सेल का जीवन काल जो होता है ये लाइफ टाइम तक होता है, ठीक है। यानी मेमोरी सेल का जीवन काल लाइफ टाइम तक होता है। मोनोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट एडवांस या हायर लेवल की इम्यूनिटी प्रदान करता है। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट एडवांस या हायर लेवल की इम्यूनिटी प्रदान करता है, ठीक है। क्वेश्चन बनता है हमारा क्या, एडिस का वायरस बॉडी के कौन से पार्ट को डैमेज करता है, तो आंसर होगा टी लिम्फोसाइट, यानी टी के हेल्पर सेल को करता है। यानी एडिस का वायरस बॉडी के कौन से पार्ट को डैमेज करता है, तो ये टी लिम्फोसाइट के हेल्पर को करता है। इनमें से कौन इम्यूनिटी प्रदान करता है, तो ये लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट और न्यूट्रोफाइल, ठीक है। इनमें से कौन इम्यूनिटी को प्रदान करता है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट और न्यूट्रोफाइल। तो आंसर हो जाएगा ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट जो होता है इम्यूनिटी प्रदान करता है। फिर बात करते हैं प्लेटलेट्स की, ठीक है। प्लेटलेट्स देखिए, यह सबसे छोटी रुधिर कणिका होती है, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या होती है कि यह जो है सबसे छोटी रुधिर कणिका होती है, रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या करता है कि सबसे छोटी रुधिर कणिका होती है और ये जो है रक्त का थक्का जमने में सहायक करता है। प्लेटलेट्स का आकार, इसकी भी शेप अनियमित होता है, अमीबा के आकार का होता है। प्लेटलेट्स का आकार, इसका भी शेप अनियमित होता है, अमीबा के आकार का होता है। ये कणिकाएं इसलिए ये केंद्रिक रहित होते हैं, ये कणिकाएं होती हैं इसीलिए ये केंद्रिक रहित होते हैं, ठीक है। इसका जीवन काल 7 डेज यानी 1 सप्ताह का होता है।
इसकी उत्पत्ति जो होती है अस्थि मज्जा में होती है और इसका जो कब्रिस्तान होता है ये स्प्लीन होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स का जो इसका उत्पत्ति होता है अस्थि मज्जा में होती है और इसका जो कब्रिस्तान है ये स्प्लीन में होता है। ठीक है, स्प्लीन में होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के लिए सबसे पहले चोट लगना आवश्यक होता है और फिर जहाँ पर चोट लगती है वहाँ के मांसपेशियों से एक खनिज कैल्शियम निकलती है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए सबसे पहले चोट लगना आवश्यक होता है और फिर जहाँ पर चोट लगती है वहाँ के मांसपेशियों से एक खनिज कैल्शियम निकलती है। खनिज कैल्शियम निकलती है। एक होता है मिनरल्स जो कि कैल्शियम वहाँ के मांसपेशियों से एक खनिज कैल्शियम निकलती है। कैल्शियम यानी खनिज मिनरल्स होती हैं। मिनरल क्या होते हैं कि डैमेज सेल ये C++ प्रोथ्रोम्बिन, ये प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ये प्लाज्मा से बनता है, से रिएक्ट करता है, से रिएक्शन करता है तो प्लस थ्रोम्बोप्लास्टिन ये जो है एक्टिव होकर थ्रोम्बिन का निर्माण करती है। वे डैमेज सेल से उत्पन्न होते हैं। ये भी डैमेज सेल से उत्पन्न होती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन होकर थ्रोम्बिन का निर्माण करती है। ये भी डैमेज सेल से उत्पन्न होती है। खून के थक्का जमने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होती है? कैल्शियम, जो डैमेज सेल से बनता है। खून के थक्का जमने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? कैल्शियम, जो डैमेज सेल से बनता है। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने वाला प्रोटीन कौन सा है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने वाला कौन सा होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। रक्त को थक्का जमने के लिए थ्रोम्बिन हेपेरिन को डीएक्टिवेट कर देता है, जो नसों में खून के थक्का जमने से रोकता है। ये थ्रोम्बोजिन से मिलकर फैब्रिन को एक्टिव करता है। थ्रोम्बिन प्लस फैब्रिन होता है। फैब्रिनोजन क्या होता है? यह प्लाज्मा से बनता है। फैब्रिनोजन प्लाज्मा से बनता है। फैब्रिन जो ये एक प्रोटीन होता है और ये फैब्रिन ब्लड से मिलकर ब्लड का थक्का जम देता है। यानी फैब्रिन प्लस ब्लड फ्लैट क्या होता है? थक्का जमना होता है। एंजाइम जो होता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। ब्लड क्लॉटिंग के रिएक्शन Ca+++ पर प्रोथ्रोम्बिन प्लस थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोन एंजाइम प्रोसेस से बनता है। ब्लड को Ca++ डैमेज सेल प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस थ्रोम्बोप्लास्टिन से थ्रोम्बिन प्लेटलेट्स बनता है। थ्रोम्बोकिनेज एंजाइम प्लेटलेट्स से बनता है। थ्रोम्बिन प्लस फैब्रिनोजन प्लाज्मा होता है। ये थ्रोम्बिन एंजाइम यानी पेप्सिन एंजाइम होता है जो फैब्रिन बनता है। फैब्रिन प्लस ब्लड प्लेटलेट्स होता है। ये विटामिन के जो होता है क्लॉट यानी थक्का जमा देता है। विटामिन के कहते हैं थक्का जमा देता है। विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग? द विटामिन ए। विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग? विटामिन ए। खून के थक्का जमने में कौन से एंजाइम सहायता करती है?
इसका आंसर हो जाएगा थ्रोम्बोकिनेज यानी थ्रोम्बिन पेप्सिन, यानी थ्रोम्बोकिनेज थ्रोम्बिन पेप्सिन। लेकिन मुख्य एंजाइम थ्रोम्बिन होता है, मुख्य एंजाइम थ्रोम्बिन होता है। क्रिसमस फैक्टर शरीर के कौन सी क्रिया से संबंधित है? ब्लड क्लॉटिंग। क्रिसमस फैक्टर शरीर के कौन सी क्रिया से संबंधित है? ब्लड क्लॉटिंग। जब भी खून लेट थक्का जमता है तो ये रोग हेमोफीलिया कहलाता है, जो क्रिसमस फैक्टर की कमी के कारण होता है। इसीलिए इसे हेमोफीलिया को क्रिसमस डिजीज़ कहा जाता है। हेमोफीलिया रॉयल डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। ब्लड बैंक। ब्लड को थक्का जमने से रोकने वाला एजेंट कौन होता है? सोडियम ऑक्सलेट एंड सोडियम सिट्रेट। ये मैक्सिमम यूज होता है, सोडियम ऑक्सलेट ये मैक्सिमम यूज होता है। ब्लड बैंक में ब्लड को थक्का जमने से रोकने वाला एजेंट होता है सोडियम ऑक्सलेट एंड सोडियम सिट्रेट। स्तनधारियों में पाए जाने वाला रक्त का थक्का जमने वाला रोग का एजेंट कौन होता है? हेपेरिन। स्तनधारियों में पाए जाने वाला रक्त के थक्का जमने रोकने वाला एजेंट कौन होता है? हेपेरिन। ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर में खून काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, इसी के इलाज में हेपेरिन का प्रयोग किया जाता है। ब्लड कैंसर में खून काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, इसी के इलाज में हेपेरिन का प्रयोग किया जाता है। कीटों में पाए जाने वाला रक्त के थक्का को जमने से रोकने वाला एजेंट कौन है? हेलोड्रिन। कीटों में पाए जाने वाला रक्त के थक्का जमने से रोकने वाला एजेंट कौन है? हेलोड्रिन। हेलोड्रिन का प्रयोग आयुर्वेदिक सर्जरी में किया जाता है। हेलोड्रिन का प्रयोग आयुर्वेदिक सर्जरी में किया जाता है। ब्लड ग्रुप। इसका डिस्कवर कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ब्लड ग्रुप का इसका डिस्कवर कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। इस ब्लड ग्रुप के सिस्टम को ABO सिस्टम नाम से दिए गए हैं। इस ब्लड ग्रुप के सिस्टम को ABO सिस्टम नाम दिया गया है कार्ल लैंडस्टीनर। ABO सिस्टम के अनुसार ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं: A, AB, B और O। AB और BO। हमारे ब्लड में एंटीजन पाए जाते हैं जो RBC के ऊपर पाए जाते हैं। ये एंटीजन ब्लड को एक विशेष से प्रदान करते हैं, जिससे ब्लड ग्रुप का पता चलता है। एंटीजन RBC, एंटीबॉडी प्लाज्मा। ए ग्रुप वाला मैन बी ग्रुप वाले को नहीं दे सकता है। ए ग्रुप वाला मैन बी ग्रुप वाले को नहीं दे सकता है। बी ग्रुप वाला मैन और ए ग्रुप वाला मैन AB ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है। बी वाला को दे सकता है, ए वाला जो है AB को दे सकता है। इसीलिए AB ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। यानी AB ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही यूनिवर्सल, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। AB ग्रुप वाले को A को नहीं दे सकता है, AB ग्रुप वाले A को नहीं दे सकता है। AB सिर्फ AB को ही ब्लड ग्रुप दे सकता है। O वाले मैन A ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है, और वो ब्लड ग्रुप वाले को यूनिवर्सल डोनर से बनाना कहा जाता है। एंटीबॉडी ओ बॉडी वाले सिर्फ बॉडी को ही ले सकते हैं। RH फैक्टर होता है डे सिस्टम। RH फैक्टर यानी रेसस फैक्टर, ये एक मंकी की प्रजाति होती है। RH फैक्टर के डिस्कवर लैंडस्टीनर ने किया था।
आर एस फैक्टर किससे एंटीजन के कारण होता है, तो ये डी एंटीजन के कारण होता है। आर एस फैक्टर की डिस्कवरी एंडस्टीनस वीनर ने दिया था। आर एस फैक्टर के एंटीजन किस कारण होते हैं, डी एंटीजन के कारण होती है। अगर आरबीसी पर एंटीजन प्रेजेंट हो तो ब्लड ग्रुप प्लस या माइनस पॉजिटिव होता है। अगर आरबीसी पर डी एंटीजन प्रेजेंट हो तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव पॉजिटिव होता है। अगर आरबीसी पर डी एंटीजन उपस्थित हो तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। ए प्लस ब्लड वाले व्यक्ति को ए नेगेटिव नहीं दे सकते, क्योंकि ए प्लस में डी एंटीजन उपस्थित होता रहता है और ए माइनस में डी एंटीजन नहीं उपस्थित।